हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। जैसे हम लोग सिलेबस की एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें हमारा यूनिट 3 है। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में मैं आपको यदि हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिटों में से ये भी एक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का आपको समझना होता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होती है, नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है टेस्ट कंस्ट्रक्शन, टेस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो खास करके हम पीएचडी रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसमें हमने टेस्ट को बनाना पड़ता है। अब टेस्ट का कंस्ट्रक्शन कैसे होती है उसके बारे में हम लोग को क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकती है, जैसे आइटम राइटिंग हो गया, आइटम एनालिसिस हो गया। ठीक है, आइटम किस तरह से हम आइटम को राइट करना होता है, उसका एनालिसिस करनी होती है ताकि हमारा जो आइटम विच इज़ ज़्यादा एक्सट्रीम भी ना हो और वेटेज जो होती है और कम भी ना हो। तो ऐसा भी हम लोग उसको ध्यान देना पड़ता है। और टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन भी करनी होती है। पता है हमने टेस्ट तैयार कर लिया और उसका हम किस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन करनी होगी, नॉर्म्स वगैरह उसको किस तरीके से हम करना होगा, पॉपुलेशन के बेस्ड हमारा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना होता है। एंड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, आपको पता होगा कि हम लोग जो भी टेस्ट होते हैं वो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के हिसाब से उसका वैलिडिटी को चेक किया जाता है। अगर आपको ज़्यादा रिलायबिलिटी हो, ज़्यादा वैलिडिटी हो, उसको टेस्ट को वैलिड टेस्ट माना जाता है। ये वैलिडिटी कम है तो उसको हम नहीं मानते। तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या होती है, क्यों इस साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम लोग उसको इस्तेमाल करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि नाम्स आपने देखा होगा कि उसमें एज के रिलेटेड नाम्स भी आती है और इस तरह से आप लोग को अलग अलग नाम्स को भी ये करना होता है। और एरियास ऑफ इंटेलिजेंस है, जैसे कि एरियास ऑफ टेस्टिंग भी होती है, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया और इस तरह से। तो इस तरीके से हम लोग सोच के अलग अलग एरियाज को हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट को प्रिपरेशन करते हैं। हमको पता होना चाहिए कि कौन सा एरियाज में कौन सा साइकोलॉजिकल टेस्ट का प्रयोग होता है। जैसे कि डेविड वेस्टलर इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो आईक्यू टेस्ट के लिए यूज़ होती है, जैसे डिविएशन आईक्यू हम लोग कहते हैं। तो उसी तरह सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, और आपको ये कह सकते हैं कि लिकर्ट स्केल है, कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। कंप्यूटर बेस्ड क्या होती है, आजकल हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आप SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस करके है, कि जो रिसर्च करते हैं हम लोग उसको पता होता है। और एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन वेरियस सेटिंग्स, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं टेस्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल सेटिंग्स में हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में हमने इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ एजुकेशन में हमने अगर कोई काउंसलर है तो उसको भी टेस्ट हम इस्तेमाल करना होता है, जो स्टूडेंट्स को असेसमेंट करने के लिए। और मिलिट्री में भी रिक्रूटमेंट एंड जो रिक्रूटमेंट हम करते हैं तो उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और कैरियर गाइडेंस, कैरियर काउंसलर आप है तो उसको भी सेलेक्टेड हमने टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक, इसलिए मैंने आपको यूनिट 3 को आपने एनालाइज किया। तो साथ ही साथ किताब पढ़ने के साथ साथ आप थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि कौन सा साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन सा एरिया को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा हमने फोर्थ को भी बता देते हैं। फोर्थ का अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल बेसिस, यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में जैसे आपको पता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सिस्टम आने हर साल उसका जो इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। जो इस बार भी क्वेश्चंस आए गए थे, कम से कम 15-20 क्वेश्चंस इसमें आ जाता है। तो उसमें ज़्यादा हम लोग डिस्कस करना होता है सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम क्या होती है, जनरल एंड स्पेसिफिक सेंसेशन क्या होती है। एक होता है जनरल सेंसेशन, एक होता है स्पेसिफिक, कुछ नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। और रिसेप्टर एंड प्रोसेस, जैसे कि होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, जो हमने बाहर से जो रिसेप्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, द वर्ड कमिंग फ्रॉम रिसेप्शन, रिसेप्ट। एंड रिसेप्टर्स एंड द प्रोसेस न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स होते हैं जो सबसे हमारा बेसिक यूनिट होते हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, न्यूरॉन्स का एक होती है। और स्ट्रक्चर क्या होती है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में समझना होता है। फंक्शंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होती है ना, डिफरेंट न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर किस तरीके से फंक्शन करती है। और न्यूरल इम्पल्सेस के बारे में समझना होता है। न्यूरल इम्पल्सेस
एक इम्पॉर्टेंट है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट हम बोलते हैं, उसकी भी स्टडी करनी होती है। और न्यूरो ट्रांसमीटर, टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर होती है, जैसे कि इनहिबिटर और एग्जिबिशन दोनों टाइप से रिलेटेड होती है। कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारा ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। तो कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर जो हमारा स्पेशली फॉर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस रखती है, तो उसके बारे में आप लोगों को समझना होगा। और द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो देखिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करती है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, जो ब्रेन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, उस तरह से। और मेथड ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हमने दो तरीके से मेथड को अपनाते हैं। इन्वेजिव मेथड होता है, और जो इन्वेजिव मेथड बेसिकली अनाटॉमिकल मेथड होती है। अनाटॉमिकल मेथड मतलब हमने बॉडी को, कोई भी एनिमल हो गया उसको हमने काट के, या डेड बॉडी होते हैं उसको हमने काट के हमारे तरफ से जो भी उनको पार्ट को हम स्टडी करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये ओल्ड मेथड है। अभी आजकल की जो ज़माने में ज़्यादा हम लोग बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को ये नहीं करते हम लोग। इनफैक्ट हम लोग क्या करते हैं, नॉन इन्वेजिव मेथड यूज़ करते हैं। तो नॉन इन्वेजिव मेथड में आपको सबको पता है, जैसे कि जैसे खास करके ईईजी के बारे में हम लोग जानते हैं। स्कैनिंग मेथड हो गया, ईईजी स्कैनिंग मेथड्स हो गया आपका। तो उसके अलावा पीईटी करके भी है, और क्या बोलते हैं, एमआरआई स्कैनिंग हो गया, एफएमआरआई स्कैनिंग हो गया। वो आप पढ़ सकते हैं कि अलग अलग न्यूरो इमेजिनिंग टेक्निक्स बोलते हैं। तो आज की डेट में उसको हम न्यूरो इमेजिनिंग टेक्निक बोलते हैं। उस तरीके से हम लोग अभी डेवलपमेंट हुआ है न्यूरो इमेजिनिंग टेक्निक के ज़रिए। तो न्यूरो इमेजिनिंग टेक्निक का क्वेश्चंस आने का चांसेस ज़्यादा होता है कि ये तो एक क्वेश्चन पूछेंगे आपको, एमआरआई के ऊपर पूछेंगे या एफएमआरआई के ऊपर पूछेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आने का चांसेस होता है। और उसके बाद मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर सिस्टम, आपको पता है हमारा मसल्स क्या होती है, हमारा ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकती है। और हार्मोन्स जो चेंजेस होती हैं, जो हार्मोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को समझने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पैंक्रियास हो गया, और हार्मोन्स ज़्यादा खास करके डक्टलेस जो ग्लैंड होते हैं। तो हार्मोन के अलग अलग वेरिएशन क्वेश्चन आपके आने का चांसेस है। और लिम्बिक सिस्टम है जो इमोशंस को रेगुलेट करती है। लिम्बिक सिस्टम बहुत, द लिम्बिक सिस्टम हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। और जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, क्रोमोसोमल अनोमलीज हो गया। क्रोमोसोम्स के बारे में तो हम समझना होता है कि 21 का भी हमारा बात आती है, ट्राइसोमी करके आती है। तो उसको अपने बेसिकली हमको समझना है कि क्रोमोसोम्स किस तरीके से फंक्शंस करती है, शुरू से लेके वो हमने किस तरह से XYZ जो भी उसका अनामोलिस होती है उसके बारे में हम लोग समझना होता है उस चीज़ को थोड़ा सा। और नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी तो हमको पता ही है, हमने इंटेलिजेंस में भी पढ़ेंगे, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, यहाँ बायोलॉजिकल बेसिस बिहेवियर में भी हमने इसको बारे में नेचर वर्सेस नर्चर कंट्रोवर्सी तो हम पढ़ेंगे ही कि नेचर का प्रभाव क्या होता है, नर्चर का प्रभाव क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें। तो इसमें खास करके ट्विन स्टडीज और अडाप्टेशन स्टडीज, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आपको आने का चांसेस है। तो ये स्ट्रांगली हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप इस चीज़ को, यूनिट को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। और जो भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो मैंने ऑलरेडी जो इसका यूनिट वाइज मैं कर ही रहा हूँ। आपको कोई भी इसकी सलाह आपको चाहिए, अब आपकी कोई दिक्कत आती है कि इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन हमको एक्सप्लेन चाहिए टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो वीडियोस है जो इससे रिलेटेड ऑलरेडी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी का मैंने अलग अलग यूनिट की, सेपरेट यूनिट की मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो आप जाइए और जाके उसको देख लीजिएगा, उसका फ़ायदा उठाइएगा। और आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगा तो आप डोंट forget to share, and also please subscribe my video. Don't forget to press the bell icon so that it will reach on time. Thank you so much.